आईटीएम यूनिवर्सिटी के इस उद्घाटन समारोह जैसे कार्यक्रम में मुझे बुलाने की जिनने गलतियां की हैं उनमें सबसे पहले आदरणीय भाई रमाशंकर सिंह हैं। उसके बाद एक गलती और हुई कि इस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने, वाइस चांसलर ने एक भगोड़े अध्यापक का सम्मान किया जो 8.5 साल के बाद नौकरी छोड़कर भाग गया था। तो एक अजीब सा अनुभव हो रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। असल में आभार तो मैं दौलत सिंह चौहान का मानना चाहता था, लेकिन किसी कारण वो यहाँ आ नहीं पाए। ये प्रस्ताव उनका था, अनुरोध उनका था और ये मेरे भाग्य में था कि पहला भाषण मैं दूं, जो पिछले साल में देने वाला था, लेकिन बीमार पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि हम जब भी शुरू करेंगे आपको ही बुलाएंगे। तो ग्वालियर का इतना प्रेम है, इस वजह से मैं आपके बीच में आया हूँ। लेकिन अभी मैं एक विद्वान व्यक्ति का सम्मान होते देख रहा था जिनका विवेकानंद जी से गहरा संबंध है, कन्याकुमारी से, या कुछ और लोगों को मैं देख रहा हूँ, या मैं ग्वालियर शहर के इतिहास से थोड़ा बहुत परिचित हूँ अपने अज्ञान के साथ साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विवेकानंद कुछ अलग तरह का है। हो सकता है कि ये उद्घाटन भाषण भी कुछ अलग तरह का हो सकता है कि हम विवेकानंद को खोजने में कहीं गलती कर रहे हों या गलती कर जाएं, दोनों संभावनाएं हैं। सामने तो वो बैठे हैं जिनको छोड़ के मैं भाग गया था कई साल पहले। सारे विद्यार्थी हैं, नौजवान। हम युवा दिवस मनाते हैं विवेकानंद के जन्मदिन पर, यह भी हमको बताया गया। और भाषण देने बुढ़ों को बुलाते हैं। भाषण बूढ़े हमको सिखाते हैं, पूरे देश में नौजवान को बोलने नहीं मिलता। फिर भी वो युवा दिवस विवेकानंद का है, तो हम युवकों के हिसाब से बातचीत करें। जो थोड़े से बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं मुझको छोड़कर, हालांकि मुझको मिलाकर, वो मेहरबानी करके मेरी बातों को ना सुने। और अगर मैं अच्छा भी कुछ बोलने की कोशिश करूँगा तब भी बूढ़ों का ये रिवाज होता है कि बाद में जाके आलोचना तो करते ही हैं। तो अच्छा होगा कि मैं बच्चों से बात करूँ। मेरा विवेकानंद वो नहीं है जो भगवा कपड़े पहनता है। मेरा विवेकानंद वो नहीं है जो उपदेश देता है। वो नहीं है जो आपके सिर के लिए अपने पैर उपलब्ध कराता है। मेरा विवेकानंद वो नहीं है जिसको सीखने के या जानने के लिए चाहिए नाम का शब्द ज़रूरी होता है कि आपको अच्छा बनना चाहिए, सच बोलना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, कुलपति जी नाराज़ न हो इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए। ऐसा विवेकानंद बहुत सिखाया गया है, हम उनमें से। मेरा विवेकानंद वैसा नहीं है। मैं को विवेकानंद के उस विकास की आपसे बात करने संक्षेप में आया हूं जो आपके बराबर का है। इस बात का गौरव है हमारे मध्य प्रदेश को, जो अब मध्य प्रदेश में से टूटकर कुछ हिस्सा अलग हो गया। याद रखना, मेरा शहर रायपुर उनकी मातृभूमि कलकत्ता के अलावा अकेला शहर है पूरी धरती पर जहां विवेकानंद 2.5 साल रहे थे अपने बचपन में। इसी उम्र में, जो 15-17 बरस की उम्र आपकी बहुतों की है, वो विवेकानंद वहाँ पर रायपुर में रहे थे। मेरे शहर ने, रायपुर ने, मेरे छत्तीसगढ़ ने, मेरे मध्य प्रदेश ने उनको हिंदी बोलना सिखाया। मेरे छत्तीसगढ़ ने उनको छत्तीसगढ़ी बोलना सिखाया। मेरे शहर ने, मेरे मध्य प्रदेश ने, मेरे छत्तीसगढ़ ने, मेरे रायपुर ने विवेकानंद को गरीबी से संपर्क रखना सिखाया। एहसास किया कि गरीब कौन होते हैं, उनको देखो। उस शहर के अंदर विवेकानंद को 1857 के जो बहादुर वीर थे उनसे जानकारी विवेकानंद को हमारे मध्य प्रदेश ने, हमारे छत्तीसगढ़ ने, हमारे रायपुर ने दी। हमने विवेकानंद का निर्माण किया है और हम केवल उद्घाटन भाषण के जरिए, कार्यक्रम के जरिए उनको याद करें, ये मुझ जैसे आदमी को गवारा नहीं होता। हमें विवेकानंद के नाम को कायम रखने के लिए, उनकी तरह का नौजवान पैदा करने के लिए, चाहे वो आईटीएम यूनिवर्सिटी हो या कोई और हो, या सरकार हो, या विवेकानंद विद्यापीठ के कार्यक्रम हो, हमको विवेकानंद को जीवित रखने का, जिंदा रखने का फिर से प्रयत्न करना चाहिए। तब तो ऐसे कार्यक्रमों का मतलब होता है। ये हमको करना है। याद रखो बच्चों, दार्रे कसा और साले कसा नाम के 2 स्टेशन हैं ऐसी रेलवे में जो पहले थी। गोंदिया से रायपुर की तरफ चलो। विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त बहुत बड़े वकील थे और हमारे रायपुर शहर में वो 2-2.5 साल के लिए मुकदमे लड़ने आए थे, तो अपना परिवार साथ लाए थे। तब नरेंद्र की उम्र मुश्किल से 14-15 साल की थी। उस समय रेलगाड़ी पूरे तौर पर नहीं थी। जबलपुर से नागपुर की ओर जाते हुए, भंडारा से होते हुए बैलगाड़ी में विवेकानंद जा रहे थे। तब उनको दिखा कि 2 पहाड़ियां आपस में आलिंगन कर रही हैं।
एक अजीब सा माहौल कुदरत ने और जंगल ने बना रखा है। तब उन्होंने देखा कि उसके बीच में मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता लटक रहा है और मधुमक्खियों की अनुगूंज एक तरह से लहरा रही है। विवेकानंद बेसुध हो गए। उनको ऐसा लगा कि उनका पूरा शरीर, उनकी पूरी आत्मा कहीं आसमान में चली गई है और उनको होश नहीं रहा। और बहुत दूर आगे चलने के बाद जब बैलगाड़ी आगे गई तब उन्होंने पूछा मैं कहाँ पहुँचा। तब गाड़ी वाले ने बताया कि आप तो बेहोश हो गए थे। तब उन्होंने कहा मुझे जीवन में पहली बार आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ है। और वो रायपुर गए, रायपुर में रहे। उनके जीवन की कई घटनाएं तो लोग उनको बताते नहीं हैं। हम किसी भी महापुरुष का चेहरा चिकना चुपड़ा करके दिखाते हैं ताकि बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीखें और बातें जो विवेकानंद से जुड़ी हुई हैं वो ना बताई जाएं। तुम लोगों की उम्र में विवेकानंद ने एक बार अपने घर में अपनी माँ को गाली दी थी, अपशब्द कहे थे। तब उनके आदर्श पिता विश्वनाथ दत्त, आप में से जब प्रथम 2-3 पंक्तियों में बैठे हैं ना, मुझको छोड़ के, क्योंकि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो माँ बाप सुने कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। तब विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त एडवोकेट ने घर के सामने छोटा सा लिख दिया, यहाँ नरेंद्र रहता है जो कभी कभी अपनी माँ को अपशब्द कहता है। विवेकानंद के जितने दोस्त आए नरेंद्र के, सबके सब ने उलाहना दिया, सबके सब ने मजाक उड़ाया कि तू अपनी माँ को गाली देता है। और उस दिन से नरेंद्र ने कसम खा ली कि माँ तेरे चरणों में पड़ा रहूँगा, मुझसे अपशब्द कोई सुन ले ऐसा मेरा जीवन नहीं बनेगा। ये विवेकानंद के हमारे छोटे से उदाहरणों की एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। एक नाम सुना होगा आपने या नहीं सुना होगा तो मैं बताने आया हूँ, वीर नारायण सिंह। और भी कई वीर हैं, उनके बारे में नहीं कहूँगा। वीर नारायण सिंह एक बहुत बड़े ऐतिहासिक योद्धा हुए छत्तीसगढ़ में, एक आदिवासी। देश में मंगल पांडे हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या पेशवा हो या और कोई लोग हो, नाना साहब हो, तात्या टोपे हो, ये सब आज़ादी के वास्ते, आज़ादी की जंग के वास्ते अंग्रेज से उसके अत्याचार के कारण लड़े। आर्थिक सवालों पर लड़ने वाला देश का पहला योद्धा छत्तीसगढ़ के सोना खान जमींदारी का एक आदिवासी मालगुजार था, जो उस समय के जो प्रॉफिट कर लेने वाले, होर्डिंग करने वाले जमाखोरों से लड़के अपनी जनता को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसका किस्सा रायपुर में था, उसकी शहादत रायपुर में हुई। विवेकानंद ने मर मिटने का जो पहला संकल्प किया, पहला जो उनको उत्साह मिला, वो उस वीर नारायण सिंह की प्रतिमा से, उस वीर नारायण सिंह की कथा से मिला। ये बात मैं आपको बताने आया हूँ। और याद रखना, विवेकानंद आसमान से नहीं टपके थे। मेरा विवेकानंद, मेरा नरेंद्र सवाल पूछता है। ये जितने बैठे हैं, अगर अपने गुरुजनों से आप सवाल नहीं पूछते तो ठूठ हैं आप, आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। अरे कीड़े मकोड़े तो करोड़ों में पैदा होता है बच्चे, सवाल पूछो। जब गुरु रामकृष्ण के पास वो गए और कैसे गए, अभी बताया आदरणीय ने कि मैं अंग्रेजी साहित्य का अध्यापक हूँ। बहुत सा काम तो कवि लोग करते हैं, हालांकि मैं कवि नहीं हूँ और कविता लिखता नहीं, कविता पढ़ता भी नहीं, मेरी पत्नी कविता लिखती हैं, लेकिन बहुत सा काम कवि करते हैं। विवेकानंद जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे थे तब एक कविता आई, उसका नाम था एक्सकर्शन। विलियम वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी रोमानी कवि के बहुत बड़े हस्ताक्षरों में से गिने जाते हैं। उनको भारत से बहुत प्रेम था और कश्मीर में जो सूफी संप्रदाय के लोग रहते हैं और जो रहस्यात्मक अनुभूतियों का जखीरा होता है, उससे वो परिचित थे। एक दिन विवेकानंद अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक नहीं आए और उनकी जगह प्रिंसिपल हेस्टी उनको पढ़ाने लगे। कभी कभी होता है ना कि जो शिक्षक आपको पढ़ाता है बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता है, और जिस दिन वो छुट्टी पे रहता है तो दूसरा शिक्षक जब पढ़ाने आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शायद वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। प्रिंसिपल हेस्टी ने पढ़ाया। एक्सकर्शन नाम की एक सीरीज है कविताओं की, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो उन्होंने कहा कि इसमें रहस्यात्मक अनुभूति है। मनुष्य जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के परे जाके सृष्टि और पूरे माहौल में, पूरे प्रकृति में अंदरूनी तौर पर घुस सकता है, ऐसा होता है। तो उन्होंने कैसे हो सकता है। तब प्रिंसिपल हेस्टी ने कहा कि देखो भाई, हमने तो जो पढ़ा है वर्ड्सवर्थ आपको समझाया, लेकिन कलकत्ते में एक दक्षिणेश्वर नाम के मंदिर में रामकृष्ण नाम का एक आदमी रहता है, वो कहता है मैं ईश्वर को देखता हूँ। तब याद रखो, पहली बार जब नरेंद्र रामकृष्ण देव से मिले तो भक्ति भाव से नहीं मिले, स्वामी सन्यासी बनने के लिए नहीं मिले। उनसे मिलकर के उन्होंने पूछा कि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते थे।
हालांकि सेकंड डिवीजन में पास हुए थे, बाकी कहानी आगे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछने आया हूं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा मैं तो रोज देखता हूं। कैसे? जैसे मैं तुमको देखता हूं वैसे मैं ईश्वर को देखता हूं। तो मैं आऊंगा तो मुझको दिखा दोगे? बोले हाँ, क्यों नहीं दिखा देंगे, तुम तो देखना चाहते नहीं थे। उसके बाद जब उन्होंने रहस्यात्मक अनुभूतियों का पोचारा फेरा उनके विवेक के ऊपर, उनसे बातचीत की, उनको समझाया, तब विवेकानंद को समझ में आया कि हम जिन ज्ञानेंद्रियों के बल पर हैं, अपने मस्तिष्क के बल पर हैं, विवेक के बल पर हैं, आंखों के बल पर हैं, कान के बल पर हैं, धरती और दुनिया और आकाश और रहस्यमयता इसके परे भी होती है। और तब वो जाके श्री रामकृष्ण के संगति में आए। याद रखो, विवेकानंद को 20 खंडों की एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 11 खंड याद थे। चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स नाम का जो ग्रंथ है वो पूरे का पूरा याद था। विवेकानंद को फ्रांसीसी संगीत आता था। विवेकानंद को गाना बहुत अच्छा आता था। विवेकानंद को रसोई बनाना बहुत अच्छा आता था। विवेकानंद को ऐसे कई काम आते थे। हर्बर्ट स्पेंसर जो अमेरिका के बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, उनको विवेकानंद ने चिट्ठी लिखी कि मैं आपकी किताब का अनुवाद करना चाहता हूं बंगला में। उन्होंने चार्ल्स डार्विन के समानांतर थ्योरी लिखी। और विवेकानंद फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि गीता पढ़ने से ज्यादा अच्छा है नौजवान फुटबॉल खेलें तो इनको ईश्वर जल्दी समझ में आएगा, धर्म जल्दी समझ में आएगा। लेकिन गीता पढ़ना मना नहीं किया था, प्राथमिकता की बात बताई थी। और बंगाल में जो एक मुहावरा चला, खेला होबे, ये विवेकानंद के फुटबॉल प्रेम के कारण खेला होबे चला था। उसका कुछ लोगों ने फायदा उठा करके अपनी दुकान जमा ली, वो बात अलग है। विवेकानंद इस तरह के बहुधंधी बहुरंगी व्यक्तित्व के मनुष्य थे। और ये भी याद रखिए, क्योंकि विवेकानंद का वो चेहरा आपको बताया जाएगा। वो किताबें वो कुलपति जी खरीद के आपको पढ़ने देंगी, ज्ञान योग, धर्म योग, कर्म योग, बुद्धि योग, पता नहीं क्या क्या, वेदांत, अद्वैत, ये सब बहुत होगा। ये विवेकानंद थोड़ी है। विवेकानंद की आत्मा और कहीं है। ये तो सब बहुत सा आडंबर है जो बहुत ज़रूरी है, हम इसको खारिज नहीं करते। लेकिन हम जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, हम जो नौजवान बच्चे हैं, ये 2 लड़कियां 3 लड़कियां बैठी हैं, ये भाग भी नहीं सकती क्योंकि मैं बार बार इनकी तरफ देख रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जो मजबूर होकर ताली बजा रहे हैं, वो भी नहीं भाग सकते। इनका विवेकानंद कैसे है? ये विवेकानंद क्रांति करना चाहता था। विवेकानंद इस देश के पहले क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी जो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अशफाक उल्लाह, ये तो बाद में आए ना। विवेकानंद ने क्रांति करने की कोशिश की। उस वक्त अमेरिका का सबसे जो अमीर आदमी था, हथियार बनाने वाला, मैक्सिम हेराम, उससे उन्होंने संपर्क किया था कि तुमसे हम हथियार खरीदेंगे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, कृपया हमारे साथ सहयोग करो। लेकिन पैसा नहीं था। विवेकानंद वो गरीब आदमी था, वो नौजवान विद्यार्थी था ITM यूनिवर्सिटी की किसी संस्था की तरह, जो घर घर जाके पैसा मांगता था कि हमको हथियार खरीदने के लिए पैसा दो, हम अंग्रेज़ों को भगाना चाहते हैं। लेकिन पैसे वाले कब किसी के होते हैं? पैसे वाले थोड़ी क्रांतिकारियों को पैसा देते हैं। पैसे वाले तो अंग्रेज़ को शिकायत करते थे कि आदमी पैसा लेने आया है क्रांति करने के नाम पर, इसको निपटाओ। पैसा नहीं मिला, तब निराश हो गए। याद रखो, हुए कब थे विवेकानंद? 1863 में। मैं आपको बात कब की बता रहा हूँ, उसके 20 साल बाद की। 1883 का हिंदुस्तान और 2022 का हिंदुस्तान, इसमें बहुत फ़र्क है। संचार साधन नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ITM यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये वाइस चांसलर साहब नहीं थे, और बहुत से काम नहीं थे। तब क्या होता? तब विवेकानंद को रामकृष्ण देव के पास जाना पड़ा और तब उन्होंने तय किया कि मैं भारत को देखूंगा। अच्छी तरह सुन लो, श्री रामकृष्ण देव से मिलने के बाद विवेकानंद उनके शिष्य नहीं बने थे। उनने सवाल किए उनसे, और जब सवाल जवाब करते करते जब उनकी आध्यात्मिकता से परिचित हो गए, तब उनके साथ रहे। 1886 में श्री रामकृष्ण देव चले गए दुनिया से। उसके पहले उनके पिता चले गए विवेकानंद के। तब श्री रामकृष्ण देव ने उनकी माँ की देखभाल करने के लिए उनको वापस कर दिया था। ये भी हुआ है। उसके बाद फिर विवेकानंद ने देशाटन करना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि मैं दुनिया को देखूंगा, भारत को देखूंगा, कुछ समझने की कोशिश करूंगा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, 150 दिन की, 3500 किलोमीटर की,
या इसके पहले चंद्रशेखर जी चले, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रह चुके दिग्विजय सिंह वो चले, और बहुत से लोग चले, किसका किसका नाम ले, महात्मा गांधी चले। इन सबसे ज़्यादा बड़ी यात्रा सघन रूप से 8 बरस की विवेकानंद ने की थी पूर्व भारत को समझने की। भूखे प्यासे सन्यासी की तरह, लावारिस आदमी की तरह, जिसे कोई नहीं पहचानता। तब उन्होंने देखा कि गरीबी क्या होती है, तब उन्होंने देखा कि हिंसा क्या होती है, तब उन्होंने देखा कि शरीर से पसीना कैसे निकलता है, ये खून सफ़ेद कैसे हो जाता है। सब जिल्लत उठाने के बाद वो आदमी जब घूमता फिरता आया, तब कहीं पता लगा कि अमेरिका नाम के देश में, शिकागो नाम के शहर में कोई सम्मेलन होने वाला है। तब मैं जाना चाहता हूँ। मैं आपको फिर बताऊँ, आपने टी.एस. इलियट की बात करी। किसने भेजा था विवेकानंद को अमेरिका जाने की सलाह? सबसे पहले किसने दी थी? किताबों में तो हम अपने बारे में लिख देते हैं, ये ईश्वर ने हमको हाथ इसीलिए दिए हैं कि इनसे हम अपनी पीठ ठोकें, जबकि दरअसल ऐसा नहीं है। गाजीपुर नाम के शहर के डिस्ट्रिक्ट जज टनेल जो अंग्रेज थे, उनने सलाह दी विवेकानंद को कि तुमको शिकागो धर्म सम्मेलन में जाना चाहिए। ये तो तुम्हारे मतलब की बात है। अंग्रेजी जानते थे, विवेकानंद भी और वो भी। एक छोटा सा राज्य है खेतड़ी, उसके राजा हरि सिंह ने कहा पैसा मैं दूंगा। तो छोटे छोटे जो लोग थे इतिहास में, अब हम उनका नाम लिखते नहीं हैं। जो रामकृष्ण और विवेकानंद की आरती करते हैं वो भी नहीं लिखते हैं। इन लोगों ने सलाह दी कि तुमको वहाँ जाना चाहिए, और तब विवेकानंद वहाँ गए। पैसा लिया लोगों से, घर घर जाके साधुओं ने पैसा मांगा उनको विदेश भेजने के लिए। अमीरों ने पैसा नहीं दिया। तब वो गए, और जब गए तो किस तरह गए? विवेकानंद पानी के जहाज पर गए। ये इस वक्त जेट प्लेन ये सब नहीं होता था। उस पानी के जहाज में जापान के याकोहामा से कनाडा के वैंकूवर शहर में जाने की आगे रास्ते में एक सज्जन उनको टोपी लगाए हुए मिले, पुरानी पोशाक पहने हुए, बहुत पैसे वाले थे। तो पहला पैसे वाला विवेकानंद के जीवन में फंसा कि जिसको कुछ वो कह सकते थे। हालांकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, तुमको हंसने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए किया उनने। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं आपको जानता हूँ, मैं तो ऐसी नामालूम इंसान हूँ। मेरे कहने से आप एक काम करिए, बहुत उद्योग करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और आप भी अमेरिका जा रहे हैं अपने धंधे को लेकर, मेरे कहने से एक काम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा इस देश के बच्चों के लिए, जिनमें ग्वालियर के ये बच्चे भी शामिल हैं, इनके लिए विज्ञान का एक संस्थान खोलिए, एक बड़ी विज्ञान की शिक्षा संस्थान खोलिए, देश का बहुत भला होगा। वो धार्मिक आदमी बोल रहा है ना, जिसे साधु सन्यासी तुम कह रहे हो, वो बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है कि आप इसको खोल दीजिए। उस आदमी ने उसको लगा कि ये आदमी कुछ अजब तरह का है। उसने ठीक है मैं करूँगा। और कुछ समय के बाद चिट्ठी लिखी कि आप मुझसे पानी के जहाज़ पर मिले थे, मैंने आपसे वादा किया था, अब मैं खोल रहा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर विवेकानंद के कारण खुला है, जमशेदजी टाटा ने खोला है। इस बात को हिंदुस्तान के इतिहास को याद रखना चाहिए। और ताली तो बजा रहे हो, लेकिन क्या तुम और हम ताली बजाने के काबिल हैं? जिस संस्था को विवेकानंद ने बनवाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, आज दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में उसका नाम नहीं है। तब भी हम महान भारतीय हैं, विवेकानंद के जीवन को लेकर के भाषण तो देंगे, ताली तो बजाएंगे, सम्मेलन तो करेंगे, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे। वो साइंटिफिक टेम्पर के आदमी थे। राजा रमन्ना का नाम सुना होगा आपने। मैं तो साइंस छोड़ के भागा हुआ विद्यार्थी हूँ, थोड़ा बहुत साइंस मुझे आता है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज सुना तो मैं डर गया, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से भगा दिया गया था। राजा रमन्ना ने कहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू को आप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक वृत्ति लाने का श्रेय आप देते हैं, यह गलत है। इस देश में साइंटिफिक टेम्पर लाने का श्रेय विवेकानंद को है। इसके पहले साइंटिफिक टेम्पर नाम का शब्द भारत के लिए किसी ने नहीं कहा था। मैं उस विवेकानंद के बारे में आया हूँ आपसे बात करने, जो बच्चों के काम का है, जो समझने के लायक है, जो आपका भविष्य बनाने वाला, एक ईंट डालने वाला, एक बुनियाद रखने वाला आदमी था, जिसको हिंदुस्तान भूलने की कोशिश कर रहा है। और तब वो विवेकानंद शिकागो गए, अमेरिका गए। कैसे गए? किसी तरह पहुंचे। शिकागो में तो बहुत महंगा शहर है, वो इतना कमबख्त महंगा शहर है कि आज मैं इतना पैसा कमाने के बाद भी नहीं जा सकता। वो पहुंच गए थे, और जब पता लगा कि वो जो जलसा होने वाला है, सम्मेलन, वो खिसक गया कुछ महीने आगे। व्यवस्था करने में टाइम लगता है।
दौलत सिंह चौहान भी मुझको बुला रहे थे साल भर पहले, आज आप आया हूँ, तो टाइम तो लग जाता है। आगे बढ़ गया तो विवेकानंद के पास खाने को नहीं था, उनके पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे, तो एक जगह वो किसी डब्बे में बैठ गए, घुस गए किसी बॉक्स में, और वो आगे बढ़ा तो ट्रेन में चढ़ा दिया गया डब्बा। तब वहाँ उनको एक महिला मिली, कैथरीन सेनबॉर्न उसका नाम था, हमको रटना पड़ता है उसका नाम, वो हमारी महान माँ है जिसने इतिहास बनाया। तब उसने पूछा कि तुम कौन हो? उनने अपनी व्यथा बताई। तब उसने कहा, सुनो नौजवान सन्यासी, शिकागो बहुत महंगा शहर है, मैं मैसाचुसेट्स में रहती हूँ, तुम मेरे पास चलो, मेरा भाई भी समझदार है, मैं भी पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी किसी तरह, वहाँ चलो। तो महंगे जीवन से बच के सस्ते जीवन में गए जिसमें 2 वक्त की दाल रोटी मिले। और जब एक टाइम वो खाना खिला देती थी तो विवेकानंद चिट्ठी लिखते थे अपने शिष्यों को, दोस्तों को, और भी जो लोग थे, कि आज मेरा एक टाइम का खाने का पैसा बचा, एक दिन और जीऊंगा मैं। और वो करते रहे। फिर उस महिला ने उनको टिकट कटाई शिकागो की, अब चले जाओ, वहाँ सम्मेलन हो रहा है। जब शिकागो में सम्मेलन में आने लगे तो जो टिकट थी वो गुम गई, और वो पता गुम गया जिससे मिलना था। तो ऐसे आदमी को भी विवेकानंद कहते हैं जो गफलत में जीता है, अपनी टिकट घुमा देता है, अपने पैसे घुमा देता है, उसको भी विवेकानंद कहना पड़ता है। तो अब वहाँ पहुँचे तो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे पड़े थे और लगा कि मर जाऊंगा। तब एक दूसरी महिला ने देखा बालकनी से, मिसेस हेल ने, और बुलाया कि आप इधर आइए, ये अमेरिका की विदुषियाँ बहुत अच्छी होती हैं, भारत में होती तो हम लोग भी विवेकानंद बन जाते शायद। उन्होंने बुलाया, उनको खिलाया पिलाया, अच्छे से रखा, और बोला क्या बात है, क्यों आए हो? तो जब पूरा बताया तो बोले एक प्रोफेसर राइट हैं, J.H. राइट हैं, मैं उनसे कहती हूँ, वो बहुत प्रभावशाली है। राइट ने प्रबंध किया, उनको किसी तरह से उसमें अंदर ढकेला। और जो सम्मेलन हुआ था ना, 400 साल कोलंबस ने अमेरिका खोजा, उसके 400 साल हो गए थे, उसका सम्मेलन था। और कौन कर रहा था सम्मेलन? कोई स्वामी जी नहीं कर रहे थे, कोई धार्मिक संस्था नहीं कर रही थी, कोई टाटा बिरला की तरह के आजकल के नौजवान जो दुनिया में सबसे आगे अमीर हुए चले जा रहे हैं, उन्होंने नहीं किया था। चार्ल्स कैरोल बोनी नाम का एक वकील था। मुझे इस बात का गौरव है कि अमेरिका का सबसे बड़ा वकील, वो भी क्रिमिनल लॉयर, यहाँ लॉ के कुछ विद्यार्थी होंगे, क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा वकील, जो नंबर 2 में पैसा ज़्यादा कमाते हैं क्रिमिनल लॉ वाले, क्योंकि सब अलग तरह के लोग मिलते हैं। एक वकील ने वो सम्मेलन किया था, और विवेकानंद को बनाने का श्रेय उनके पिता को मैंने कहा, वो वकील था, और मैं भी एक वकील हूँ, इसलिए मुझे विवेकानंद से जोड़ने में बहुत आसानी होती है कि एक बड़े वकील का बेटा और एक बड़े वकील ने उनको दुनिया का सबसे बड़ा सरताज बनाया। वो गए, ऐसे बैठे हैं ना, तो विवेकानंद पीछे बैठे थे, और जब उनका नाम पुकारा तो सिर नीचे झुका लिया, जैसे इससे कहेंगे बैठी हमारी छोटी बच्ची, आज जरा भाषण दे तो सिर झुका लेगी, क्योंकि बोलने से डर लगता है। हम भी बहुत मार खाते थे बोलने के लिए। तब सेकंड सेशन में, दूसरे सेशन में विवेकानंद किसी तरह एक फ्रांसीसी पादरी ने ढकेला, और बाकी लोग तो आदरणीय भाइयों बहनों माताओं सब करते रहे, जो हमने भी किया। ये पहला आदमी था संसार के इतिहास का 30 बरस का हिंदुस्तानी नौजवान जिसने खड़े होकर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतना केवल अमेरिका के बहनों और भाइयों, और तालियां बजती रही। वो तालियां आज तक बज रही हैं। विवेकानंद की महारत इस बात में थी कि पश्चिम की संस्कृति को समझकर उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नहीं कहा, जो हमारे यहाँ होता है, श्री और श्रीमती कनक तिवारी, यानी कभी भी हम अपनी महिला को आगे नहीं बढ़ने देते। विवेकानंद के दिमाग में ये पेच था, इसको भी कहते हैं इतिहास का एक पेच समझने का, संस्कृति को समझने का ये भी एक पेच है कि आप कहें सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो जितनी महिलाएं थीं उन्हें तो 100% ताली बजाई। आधे पुरुषों ने बजाई जो महिलाओं से डरते थे, और आधे ने नहीं बजाई जो उनसे जलते थे। सारे के सारे हॉल में ये बात होती रही। लेकिन एक बात है, आप तो मिशन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, रामकृष्ण मिशन की किताबों में भी ये बात नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो एक बात संसार के इतिहास को खोज कर एक महिला ने दी, वो भी अमेरिका की,
मैरी लुइस बर्ग, उसने विवेकानंद के अमेरिका और वेस्ट में रहने के पूरे अनुभवों का जखीरा 6 खंडों में दिया है। उसमें पहली बात विवेकानंद ने कही थी जब ताली बजी, एक तो शुरू में संबोधन और फिर एक वाक्य कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ कंट्री इन द सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ विच द संस्कृत द वर्ड एक्सक्लूजन इज अनट्रांसलेटेबल। मैं उस देश का निवासी होने में गौरव अनुभव करता हूं जिसकी देववाणी संस्कृत में बहिष्कार नाम के शब्द का अनुवाद नहीं होता। हिंदुस्तान किसी का बहिष्कार नहीं करता। अगर आप किसी को अपने जीवन से बहिष्कार करोगे मजहब के आधार पर, प्रांतीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, रुपए पैसे के आधार पर और किसी आधार पर, तो आप विवेकानंद को मत पढ़िए। वो चले गए, उनको जाने दीजिए, शांति से जहां रहते हैं रहने दीजिए। बहिष्कार अगर कोई करेगा, ये कुंजी है विवेकानंद के ताले को खोजने की। आत्मस्वीकार या स्वीकार करना चाहिए, बहिष्कार हमको नहीं करना चाहिए, ये विवेकानंद ने कहा। लेकिन कुछ और बातें हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े हैं, क्योंकि मैं साइंस और इंजीनियरिंग का विद्यार्थी नहीं बन पाया, तो इनसे झूठी बातें नहीं करना चाहिए। ये तो प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं। विवेकानंद जब वहाँ गए, एक किस्सा पढ़ा होगा आपने, हम पैदा क्यों हुए धरती में। कहानी है बाइबल में या ईसाइयत में। कहानी यह है कि एक स्वर्ग नाम की जगह है जहाँ बहुत से लोग जाना चाहते हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी, सबको स्वर्ग जाने की बड़ी इच्छा है। वहाँ एक ईश्वर रहता है, देवता, और वहाँ एक पेड़ है, शायद एप्पल का पेड़ है, सेब का। तो वो कहते हैं कि इसको खाना नहीं तोड़ के। वहाँ पुरुष को कहा, आदमी को, मर्द को, कि खाना नहीं। अब उसकी औरत ने उसको भड़काया। सच्ची पत्नी वही होती है जो पति को बर्बाद करे। तो उसने भड़काया कि तुम फल खाओ, तुम ईश्वर से क्यों डरते हो, ईश्वर से डरने की क्या जरूरत, और तुम चोरी से अगर खा लोगे तो ईश्वर को पता कैसे चलेगा। तो बहुत देर तक वो सोचता रहा, लेकिन अब पत्नी की बात न माने वो पति कैसा। तो उसने खतरा उठा के फल खा लिया। अच्छा, ऊपर जो ईश्वर है ना, वो भी महिला नहीं है, शायद बच जाता, वो भी पुरुष है, तो विष्णु भगवान है या कुछ ऐसा है। उसने कहा तुमने चोरी से फल खाया, जाओ मरो, और धरती पे फेंक दिया। तो हम लोग पैदा हो गए। हम लोग आदम और हव्वा की गलतियों के वजह से हुए। मिल्टन नाम का, फिर आपने अंग्रेजी साहित्य क्या बता दिया, मेरा दिमाग परेशान हो गया। मिल्टन नाम के महाकवि ने पैराडाइज लॉस्ट नाम का महाग्रंथ लिखा है। उसमें सब बहुत सी इस तरह की कहानी है। एक और नाटककार हुआ है क्रिस्टोफर मार्लो, वो शेक्सपियर से 12 साल उम्र में बड़ा था। उसने लिखा है डॉक्टर फास्टस। उसमें एक कैरेक्टर आता है मेफिस्टोफिलिस, शैतान का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, दीवान या सेनापति, मेफिस्टोफिलिस। वो आदमी के अंदर घुस जाता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। ये प्रतीकात्मक बात है। आप वहाँ सालार जंग म्यूजियम अगर जाएं, हैदराबाद में देखें, तो एक आदमी ऐसा खड़ा हुआ है, दड़ियल है, ऐसे दाढ़ी मूछ है और ऐसा खड़ा हुआ है, और ठीक उसके पीछे जो झुका हुआ हिस्सा है उसमें एक औरत खड़ी हुई है। वो कथा ये कहना चाहती है कि एक बहुत पहलवान किस्म का आदमी, अत्याचारी, हाथ में तलवार लेकर के आपसे जो काम करा सकता है वो झुकी हुई औरत आपसे करा लेती है। बर्बादी दोनों में होने वाली बराबर की। उसको करके हुए लॉरेंस टुरल नाम के कवि हुए, अंग्रेज कवि। वो पूरी कहानी लिखते लिखते कहते हैं आदमी से हम कैसे गिरे, नीचे हुआ, ये हुआ, और वो फल खा लिया। आखिरी में लिखते हैं कि बट दैट फ्रूट वॉज रियली वेरी टेस्टी, यानी जो हमने भी खाया चाहे बर्बाद हो गए, लेकिन वो फल बहुत मीठा था। मतलब हमको गलती करने में जितना मज़ा आता है, अच्छाई करने में नहीं आता। नकल मारने का मौका मिले और गुरुजी ना पकड़ सके, उससे अच्छा जीवन में कोई संयोग नहीं होता। गोल्ड मेडल भी मिल जाए लेकिन किसी को पता नहीं चलता। ये जब गए तो विवेकानंद ने ईसाइयत की इस परिकल्पना से संघर्ष किया। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत में उन्होंने कहा कि हम अमृत के बच्चे हैं, हम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के बच्चे हैं, हम इस बात को नहीं मानते। और पूरे पश्चिमी दर्शन में जो आदमी के अपराध की परिकल्पना है, जिसके कारण धरती में ईश्वर ने मनुष्य को पैदा किया, उस परिकल्पना से भारत का पहला कोई अगर विद्वान टकराया तो उसका नाम है नरेंद्र नाथ दत्त या स्वामी विवेकानंद। उन्होंने इस पूरी अवधारणा को साफ करने की वहाँ पर कोशिश की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उनके जीवन की हमको समझनी चाहिए। जब विवेकानंद वहाँ गए
तो एक रॉबर्ट इंगरसोल नाम के नास्तिक उनसे मिले। रॉबर्ट इंगरसोल ने कहा कि अगर तुम 50 साल पहले यहाँ आए होते तो तुमको कत्ल करके फेंक दिया गया होता। जो अमेरिका है ना, आज का भी अमेरिका जो है ना, उसकी चकाचौंध में मत फंसिए। हालांकि आप फंसोगे मेरे कहने के बाद भी, मैं जानता हूँ और बहुत से लोग फंस चुके हैं, लेकिन उसकी चकाचौंध में मत फंसिए। डॉक्टर लोहिया का मैं भक्त हूँ, समर्थक हूँ, गांधी का भी हूँ। उन्होंने कहा था कि ये पश्चिम की जो सभ्यता है ये मालिक सभ्यता है, ये हमको नौकर और अपने को मालिक समझती है। इस मालिक सभ्यता के खिलाफ संघर्ष करो। याद रखो, इस मालिक सभ्यता के खिलाफ पहला संघर्ष गांधी ने नहीं किया, विवेकानंद ने किया। और उनसे कहा कि आप जो कुछ कहते हैं हिंदुस्तान के बारे में, हम इसको नहीं मानते। और वो लगातार पूरे जीवन जब तक अमेरिका में रहे उनसे संघर्ष करते रहे और उन्होंने वो झंडा हिंदुस्तान का गाड़ा। ये उंगली है ना हमारी, मैडम की तरफ तो उंगली नहीं उठाएंगे, डांट पड़ेगी, अपनी पत्नी की तरफ उठाते हैं। ये उंगली ऐसे उठी तो 3 उंगलियां अपनी तरफ उठ जाती हैं। आप किसी की तरफ भी उंगली उठाओ, 3 उंगली अपने तरफ उठ जाती है। 3 बार अपने बारे में सोचना पड़ता है। हम जो हिंदुस्तानी है ना, हमें डींग नहीं मारनी चाहिए। हमको जब भारत महान बताते हैं ना, ये देश महान बताते हैं, ये देश विश्व गुरु बनने वाला है या खुद भी बनने वाले हैं, इनसे प्रभावित मत होइए। हम लोग भी साधारण आदमी हैं, हम लोगों से भी गलतियां होती हैं। अपने आप को बहुत महान बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अपने आप को निकम्मा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। विवेकानंद ने ये आत्मज्ञान हमको दिया, ये ताकत हमको दी है। जब कभी विदेश जाने का मौका लगे, हो सकता है तुम अमेरिका जाओ, हो सकता है इंग्लैंड जाओ, हो सकता है और किसी देश में जाओ, तो जब वहाँ की धरती में खड़े हो गए ना बच्चों, तो घमंड के साथ खड़े होना कि हम हिंदुस्तान की धरती से आए हैं, हम कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। ये अहंकार, ये सात्विक अहंकार विवेकानंद ने हमारे जीवन में, हमारे जहन में दिया है, वरना हम इस काबिल नहीं थे। ये महान देश है। हिंदुस्तान से ज़्यादा आदर्शों के लिए जीने वाला कोई मुल्क संसार में आज तक भी नहीं है। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, हम दूसरों के लिए मर जाएं इस भावना से जीने वाला मुल्क में और कोई हो नहीं सकता हमारे देश के मुकाबले। लेकिन ये सब कुछ हमारे कहने के बाद भी हमारे अंदर एक कमी थी। हम घरघुस्सू कौम के लोग हैं, हम दब्बू कौम के लोग हैं, हम संकोची कौम के लोग हैं, हम उदार कौम के लोग हैं, हम भलाई करने वाली कौम के लोग हैं। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पिछले 2000 बरस के इतिहास में बाहर नहीं गया अपनी आध्यात्मिकता को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर। केवल सबसे पहले गौतम बुद्ध गए, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध गए, और वो दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर उन्होंने हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता का, धर्म का, अच्छाई का प्रचार किया। उसके बाद कोई नहीं। 2000 बरस बाद केवल नरेंद्र नाथ दत्त उर्फ विवेकानंद हुए, जो पश्चिम की तरफ गए, पूरब की तरफ नहीं गए। और पूरब की तरफ न जाके पश्चिम की तरफ जाके 3.5 साल उन्होंने प्रचार किया अमेरिका और यूरोप में रह के। और एक खास बात है, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसीलिए बुलाया गया हूँ। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उसको दुरुस्त करें। हिंदुस्तान के जहनियत के जो सबसे बड़े लोग हुए, उसमें स्वामी विवेकानंद अकेले हैं जो विदेश जाने के लिए, जिनके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों लाइसेंस थे। हिंदुस्तान की सारी अच्छाइयाँ और आध्यात्मिकता, इस देश की महानता, इस देश की उदारता, धर्म के संबंध में हमारी समझ, सब कुछ लेकर विदेश गए, खाली हाथ नहीं लौटे। हिंदुस्तान के लोगों को अमीर बनाने के लिए, लोकतंत्र की शिक्षा देने के लिए, नारी की मुक्ति के लिए और तमाम तरह की वैज्ञानिकता को लेकर विवेकानंद बाहर लौटे। वो अकेले ऐसे विचारक हैं, सबसे बड़े और सबसे पहले। गांधी हैं, बाद में हैं, जो अपने देश की कमज़ोरियों को अपनी अच्छाइयों के मुकाबले समझते हैं। महान हिंदू कौम के वो भक्त हैं, लेकिन उसकी सारी बुराइयों को समझते हैं। और कुछ बातें ऊपर से नीचे वाले सुन लो जो आपस में बात कर रहे हो। विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। विवेकानंद की आवाज़ जो आप कल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सुन लेते हो कि कोई साधु बना, अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी बातें बोल रहा, वो विवेकानंद नहीं है। उस समय ये सब ईजाद नहीं हुआ था। विवेकानंद का सारा ज्ञान संसार के इतिहास को परोसने के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं। एक गुडविन नाम का आदमी है जो स्टेनोग्राफर था, कोई याद नहीं करता उसकी। विवेकानंद के अंग्रेजी के जितने भाषण हैं, अंग्रेज गुडविन नाम के स्टेनोग्राफर ने उसको टाइप किया और वो सारी दुनिया में सर्कुलेट हुआ, उसी को आप पढ़ते हैं। विवेकानंद को आगे बढ़ाने के काम में ऐसे छोटे छोटे कई लोगों का योगदान था। एक आदमी हुआ जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, आप जानते होंगे उसको। सबसे खराब कपड़े पहनने के कारण तो आप उसको जानते होंगे। सिर घुटा हुआ है, हाथ में एक छड़ी है,
एक ख़राब किस्म की घड़ी है, बकरी का दूध पीता था, उसी के बारे में कह रहा हूँ। जब वो चंपारण आए 1915 में, दक्षिण अफ्रीका से लौट के गांधी भारत आए, 1917 में चंपारण गया। 2 साल रहने के बाद कौन ले गया उनको? इस देश का कोई बड़ा नेता महात्मा गांधी को घास नहीं डाल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के सबसे बड़े नेता थे, वो गांधी जी से बड़े नेता माने जाते थे। तब एक किसान था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो राजकुमार शुक्ल 2 साल से गांधी जी के पीछे पड़ा था कि चंपारण में नील की खेती में निलहे लोग जो अंग्रेज हैं और व्यापारी हैं, वो किसानों की गर्दन रेत रहे हैं, आप चल के हमको बचाइए। 2 साल की उसकी मशक्कत के बाद गांधी जी चंपारण गए, और गांधी को गांधी बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो इतिहास ने वो संयोग राजकुमार शुक्ला नाम के एक छोटे से किसान को दिया। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं, जिस तरह गुडविन ने काम किया। और यहाँ पर रमाशंकर जी से खास बोलना चाहूँगा। हिंदुस्तान के इतिहास में जो सबसे बड़े लोग हुए हैं, उसमें विवेकानंद सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली, मेरा हीरो विवेकानंद सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली। जो विवेकानंद ने कहा है ना बच्चों, या तो बंगला में कहा है या अंग्रेजी में कहा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या, मैं आलोक वाजपेयी जी से बात कर रहा था, अनुवाद की समस्या है। गांधी ने हिंदी में लिखा, गांधी ने हिंदी में बोला। अंबेडकर को भी बहुत हिंदी आती थी, सुभाष बोस को भी आती थी, नेहरू को तो आती थी। ये सब हिंदी भाषी लोगों के साथ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विवेकानंद ने कहा है वो सही हिंदी अनुवाद में आपके पास आज भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए विवेकानंद आपके बीच में लोकप्रिय नहीं है। अगर आम फहम फसीह भाषा में विवेकानंद का तर्जुमा कर दिया जाए, आपको अनुवाद वो सिखा दिया जाए ऐसी भाषा में जो हम बोलते लिखते और समझते हैं, तो विवेकानंद एक नायक बन के आपके ऊपर अंदर से निकल के आएंगे। आपको लगेगा कि इस आदमी के साथ इतिहास ने बहुत अन्याय किया है। हम उस विवेकानंद के लिए आपसे बात करने आए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदुस्तान के इतिहास ने इसकी उपेक्षा की है। मैं तो एक सीधी सीधी बात आपसे बिना किसी लाग लपेट के कहता हूँ, हमने उनकी उपेक्षा की है। रामकृष्ण मिशन की अंग्रेजी की किताबें आप पढ़िए और उसका हिंदी का अनुवाद पढ़िए, एक जैसा नहीं है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। बहुत से इससे छूट गए हैं। इसलिए अगर आप बुद्धिजीवी हैं, और ये बुद्धिजीवी संस्थान है, अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो ये कोशिश करिए कि जो विवेकानंद ने सही का सही कहा वो आप तक पहुंचना चाहिए। मैं तो उस विदुषी का नाम लूँगा जो मेरी लुईस बर्ग का नाम अभी लिया। मेरी लुईस बर्ग ने जब विवेकानंद की सारी बातों को इतिहास के सामने तथ्य के साथ रख दिया, सबूत के साथ रख दिया, तब विवेकानंद ने पहला संन्यास मेरी लुईस बर्ग को दिया, दीक्षा दी, और उनका नाम स्वामी अभयानंद किया। और वो भारत आकर उन्होंने भाषण दिए और वेदांत के बारे में हमको बहुत सी बातें बताई। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ऊट-पटांग बातें, अटपटी बातें आपसे करने के लिए आया हूँ, जो बातें आपने आमतौर पर सुनी नहीं है। विवेकानंद ने एक बार कह दिया था, मैं लघु भारत हूँ, आई एम कंडेंस्ड इंडिया। विवेकानंद कभी नहीं कहा मैं कंडेंस्ड हिंदू हूँ, मैं कंडेंस्ड इंडिया हूँ। रामकृष्ण मिशन के एक अप्रतिम साधु हुए हैं स्वामी लोकेश्वरानंद, उन्होंने एक लेख लिखा कि स्वामी जी को कहना चाहिए था कि मैं कंडेंस्ड इंडिया नहीं, कंडेंस्ड वर्ल्ड हूँ। इसका मतलब है मैं किसी देश का नहीं हूँ, मैं किसी भाषा का नहीं हूँ, मैं किसी मजहब का नहीं हूँ, मैं किसी प्रतीक का नहीं हूँ, मैं किसी साधना का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। इस विवेकानंद को अगर आप पहचानते हैं, इस विवेकानंद के साथ अगर आप जीना मरना चाहते हैं, तो 19वीं सदी के भारत में गांधी जी के आगमन के पहले और गांधी जी को मिला के विवेकानंद से बड़ा प्रज्ञा पुरुष कोई पैदा नहीं हुआ है। उनके खान पान को लेकर भी आप चिंतित मत हो। जब वो अमेरिका में थे तो यहाँ के साधुओं ने चिट्ठी लिखी कि आप वहाँ पर मांसाहार कर रहे हैं, आप वहाँ पर नशा भी करते हैं, आप तो किसी के साथ भी बैठ जाते हैं, आप तो महिलाओं के साथ बात करते हैं, आप तो उनकी पार्टियों में जाते हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि आप मुझे खानसामा रसोइया भेज दीजिए, पैसा भेज दीजिए, जैसा बनाएंगे वैसा मैं खा लूँगा, मुझे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। जब उनकी शिकायत की गई, इसके पहले शिकायत की गई थी, श्री रामकृष्ण देव एक महान रहस्यात्मक साधु थे, अनुभूतियाँ उनके अंदर थी, वो ईश्वर की तरह थे। उनसे शिकायत की कि ये नरेंद्र जो है मांसाहार करता है, हमारे मंदिर के नियम को तोड़ता है और हम लोग नहीं कर सकते। तब रामकृष्ण देव ने कहा था कि नरेंद्र वो है कि जो मांसाहार भी करता है तब उसके शरीर और आत्मा का इस तरह कोई संबंध नहीं होता कि वो समझता है कि वो हविष्यान्न, जो पूजा पाठ का अन्न है, जो यज्ञ का अन्न है, वो समझ के खा रहा है। उनके बारे में ये भी शिकायत की गई।
विवेकानंद को कई तरह की प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा। ये जो वृंदावन आपके पास है, यहाँ वो जा रहे थे पैदल। रास्ते में देखा एक आदमी चिलम लेकर के गांजे का सुट्टा लगा रहा है। तो विवेकानंद को लगा कि एक आध कश हम भी मार लें। गांजे से परहेज नहीं था उनको। तो उससे कहा कि भाई हमको ज़रा दे दो। तो उसने कहा सर मैं भंगी हूँ, मैं नीच जात हूँ, अछूत हूँ, आप ब्राह्मण लगते हैं या सन्यासी लगते हैं, मैं आपको नहीं दूंगा। तो विवेकानंद 2-4 कदम आगे चले गए। फिर उनको लगा कि श्री राम कृष्ण देव हमसे कह रहे हैं कि नरेंद्र तुम तो जाति पाति में फंस गए। तो फिर वहाँ से लौटे। उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं समझता, मुझे तो गांजे की कश लगाना है, आप दो। और छीन करके उससे ज़बरदस्ती 1-2 कश लगाई, फिर चले। बाद में अपने एक शिष्य गिरीश चंद्र घोष को उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो गिरीश चंद्र घोष उनके मुँह लगे थे। कई ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु के मुँह लगे रहते हैं, यहाँ भी होंगे मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप तो भांग खाने के शौकीन हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे नहीं रहा गया। बोले नहीं, बोले मैंने अपने अंदर की उन चित्त वृत्तियों को मार दिया है जो मनुष्य में भेद करती हैं। वो सन्यासी किस काम का जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग समझे, वो नरेंद्र मर गया है जिसने कि दूसरे को समझा और अपने को कमतर समझा। मेरे अंदर वो बात खत्म हो गई। इधर भारत में मनुष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण गाय हो गई है आजकल। तो गोरक्षा समिति के सज्जन पहुँचे उनके पास। उन्होंने कहा कि आप तो इतना बड़ा आश्रम बना के बैठे हैं रामकृष्ण मिशन मठ बेलूर में, आपसे कुछ पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? हम लोग गाय की रक्षा करते हैं, गोरक्षा समिति। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हैं? बोले वहाँ हम गाय को मरने से बचाते हैं। जो गाय दूध नहीं देती, बेकार हो जाती, उसको खाना खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं और हर तरह से सेवा करते हैं। डॉक्टर भी आता है। तो विवेकानंद ने कहा इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ एक बात पूछता हूँ, सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो कि सही नहीं होते, 9 लाख लोग भूख से मर रहे हैं देश के अंदर, उनकी सेवा करते हो क्या? तो उसने कहा वो हमारा काम नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारे बायलॉज में लिखा है कि हमको केवल गाय को बचाना है, आदमी मर रहा है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो विवेकानंद का ऐसा क्यों? बोले वो जो मर रहे हैं वो कर्मफल है, पिछले जन्म में उन्होंने पाप किया होगा इसलिए मर गए। तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ ये गाय का भी कर्मफल है, पिछले जन्म में इसने पाप किया होगा इसलिए कसाई के पास जा रही है, तो आप इसको जाने दो। विवेकानंद ने कभी भी उस अर्थ में गाय को माता नहीं कहा जिसको माता कहने के कारण हमें किसी की गर्दन को काटना पड़े और मनुष्य का बीफ बनाना पड़े। ये याद रखना, विवेकानंद के सिद्धांतों को समझने के लिए आपको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा वामपंथी भी जिसको कहते हैं अगर होना पड़ेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक छोटा चुटकुला और, इधर सबसे अमीर आदमी कौन है देश में, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते हो, वो दुनिया में नंबर 1 भी आ सकता है। उस वक़्त के अमेरिका में एक बहुत अमीर आदमी था, उसका नाम था रॉकफेलर। आप लोग रॉकफेलर फाउंडेशन वगैरह लेने के चक्कर में भी हो सकते हो। एक दिन स्वामी जी अपने किसी मेहमान की हैसियत में किसी के घर में बैठे थे, तो रॉकफेलर उनसे मिलने आ गए और स्वामी जी लिखाई पढ़ाई कर रहे थे। तो रॉकफेलर ने चिट्ठी भेजी, विवेकानंद उसको देखा नहीं, वो गुस्से में चले गए। उसके हफ्ते भर बाद वो फिर आए, बोले आप तो अजीब किस्म के आदमी हैं, मैंने 1 हफ्ता पहले आपके पास आया था, आपने मेरी चिट्ठी तक नहीं देखी। उन्होंने कहा मतलब की बात करो। उन्होंने कहा कि आपके कहने से मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया है और वो बहुत बड़ा दान करने के बाद मैं आपको सूचित करने आया हूँ, तो मुझे आप धन्यवाद दीजिए। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम मुझे धन्यवाद दो कि तुम बस जैसे कमबख्त करोड़पति को मैंने इंसान बनाया। क्या हमारे देश में ज्ञान देने वाले, आत्मा का संस्कार देने वाले किसी करोड़पति को ऐसा कह पाएंगे? अगर आज नहीं कह पाएंगे तो विवेकानंद जयंती मनाने का हमारा क्या मतलब होगा पूरे देश में? हम किस बात के स्वामी विवेकानंद की तारीफ करने के लिए आगे पीछे हैं? हाँ, इसके बाद कुछ बातें और भी हैं। मैंने पेरियार को पढ़ा है, मैंने अंबेडकर को पढ़ा है। पेरियार ने और अंबेडकर ने विवेकानंद की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जो स्वामी विवेकानंद ने रास्ता बताया समाज सुधार का, हम इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक जातिवाद नहीं टूटेगा, जातिवाद भारत में खत्म नहीं होगा, आप कोई भी सुधार करेंगे वो संभव नहीं होगा। ये बात सही है। विवेकानंद विधवा विवाह के पक्ष में नहीं थे। उस संबंध में उनका कहना था कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है।
विवेकानंद ने अंतर जाति विवाह जो आजकल बहुत हो रहे हैं, जिसके कारण कि टेलीविज़न भरा पड़ा है खबरों से, उसके बारे में भी उनका कोई विचार नहीं था। विवेकानंद ने माना था कि वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे देश में इतनी पुरानी है कि इसको जाते जाते समय लगेगा। उन्होंने माना था कि जाति प्रथा हमारे देश में बहुत गहरी हो गई है, इसको जाते जाते समय लगेगा। लेकिन याद रखिए, जिस वक्त विवेकानंद का समय था और बात का जो समय है, समय बदलता है, मूल्य बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं। इसलिए विवेकानंद ने कहा था कि सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये कुछ नहीं है, ये लाक्षणिकताएं हैं जीवन की, ये सिम्टम्स हैं, इनको दूर करो। सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि हमको हर गरीब आदमी को शिक्षा देनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, उसको सबसे पहले शिक्षा देनी चाहिए। और यहाँ तक कहा था कि अगर मोहम्मद पहाड़ के पास नहीं जा सकता तो पहाड़ को मोहम्मद के पास आना चाहिए और हमको इनको शिक्षा देनी चाहिए। और एक बात जो कही थी वो कम्युनिस्ट वर्ल्ड के, कम्युनिस्ट दुनिया के लोगों ने भी आज तक नहीं कही। उन्होंने कहा कि सबसे नीचे के तबके के आदमी को इतनी शिक्षा दो कि देश के, समाज के भविष्य के संस्कार वो गढ़ेगा, वो तय करेगा कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या होंगे। उन सांस्कृतिक मूल्यों की रोशनी में भारत चलेगा, पूरी दुनिया चलेगी, और तब ये देश बराबरी का होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसी क्रांति तो लेनिन ने भी नहीं की, माओ से तुंग ने भी नहीं की, और जगह भी नहीं हुई। और एक जगह उन्होंने कहा था, एक उनके मित्र थे मोहम्मद सरफराज हुसैन, वो नैनीताल में थे और वो वेदांती हो गए थे, मुसलमान। तो उनको एक चिट्ठी लिखी विवेकानंद ने 1897 में कि और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे देश का भविष्य तो उस दिन उज्जवल होगा जब इस्लामी देह में वेदांत का मन होगा। देह तो सभ्यता है मित्रों, दिखाई पड़ती है, ये सभ्यता है, कोट पतलून है, ये टोपी है, देह तो सभ्यता है। इस्लामिक सभ्यता से विवेकानंद बहुत प्रभावित थे। ये जो संगीत है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो स्कल्पचर है, ये जो हुकूमत शाही है, ये जो भाषा है, ये जो तहजीब है, ये जो खान पान है, ये तो मुसलमानों ने हमको दिया है, इस बात से थे। लेकिन एक अंदर सूफियाना अंदाज का एक वेदांती मन होता है, वो उसके अंदर मिलना चाहिए, वो भारत का सच्चा समय होगा। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? संस्कृति और सभ्यता के नियामक मूल्य एक साथ संयुक्त होकर गढ़ने के लिए विवेकानंद ने जंक्शन नाम का शब्द दिया था कि जब इस्लामिक देह का और वेदांती मन का जंक्शन होगा, ग्वालियर में भी जंक्शन है, वहाँ से छोटी लाइन की बहुत सी गाड़ियाँ जाती होंगी, आप इस बात को समझते होंगे। ऐसा किसी ने कहा था? ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो इसलिए मैं विवेकानंद के उस बौद्धिक इलाके में आपको ले जाना चाहता हूँ जो गांधी के इलाके का है। एक ऐसा विषय हो सकता है, रमाशंकर सिंह जी तो काफ़ी दुर्लभ किस्म के बौद्धिक हैं, विवेकानंद का हिंदू स्वराज, हम इस तो ही सोच सकते हैं। गांधी जी उनसे मिलने गए थे, वो मिल नहीं पाए। तिलक जी मिलने गए थे, वो मिल पाए। और विवेकानंद को हिंदी आती थी, वो जहाँ कहीं हो कि स्वामी जी तुमसे मेरी एक शिकायत है, हमने तुमको हिंदी सिखाई छत्तीसगढ़ के लोगों ने, और तुमने जीवन भर बांग्ला में और अंग्रेजी में भाषण दिया, हिंदी में भी बोल सकते थे। एक भाषण दिया अल्मोड़ा में, और जब कांग्रेस के डेलीगेट्स 1901 में कलकत्ता कांग्रेस में उनसे मिलने गए थे तो हिंदी में बोले थे, और कलकत्ता की गुजरातियों के सभा में हिंदी में बोले थे। ये सब कुछ किया, लेकिन एक शिकायत मन में रह जाती है। उस तरह से मैं उनसे एक बड़े भाई की तरह, अपने गुरु की तरह, अपने पूर्वज की तरह बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं विवेकानंद को इस तरह से नहीं देखता कि जहाँ मेरा सिर ख़त्म होगा वहाँ विवेकानंद का पैर शुरू होगा। ये कहना बहुत गलत है। हम उस नौजवान आदमी के साथ हैं जो भारत का सबसे बड़ा संस्कृति नियामक था, धर्म से ज़्यादा। हम उस विवेकानंद के साथ में रहना चाहते हैं, हम उसकी आत्मा की भुरभुरी के साथ रहना चाहते हैं। हम उसको मरने नहीं देना चाहते, हम उसको भूलने नहीं देना चाहते, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, उस पर जिरह करना चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि वैल्यू एडिशन के नाम से विवेकानंद और गांधी और इस तरह के कुछ बड़े लोग आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ये बेहद खुशी की बात है। हमको उनको जीवंत रखना है, और जिरह नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो काहे का विवेकानंद। भाषण देने के लिए तो एक से एक लच्छेदार आपको सुनाई पड़ते होंगे, लेकिन सच्चा भाषण सच्ची में वही है। देखो, दोनों मेरे को नहीं सुन रही हैं। सच्चा भाषण वही है जो एक कान से सुना जाए, दूसरे कान से निकाल दिया जाए। तो कृपया इतना मेरे साथ भी करिएगा कि जो कुछ मैंने कहा उसको घर जाने के पहले, हॉस्टल जाने के पहले भूल जाइएगा, तो विवेकानंद पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। मुझ पर एहसान आप करें ऐसा तो आप करेंगे नहीं। और आखिरी चुटकुला, एक बहुत बड़े नेता हुए थे। नेताओं की बात हम कर सकते हैं, हम तो आज़ाद आदमी हैं,
हम तो वकील आदमी हैं, नौकरी तो करते नहीं थे और इसी में आगे निकल गए थोड़ा बहुत। जब अध्यापक थे आपकी तरह कुलपति जी, माफ़ करना, तो पैसा नहीं मिलता था। 275 धन 15 बराबर 290 माइनस 15 रुपये इनकम टैक्स बराबर 275। इतनी कम तनख्वाह में जीते कैसे? तो छोड़ के भाग गए। वकालत में पैसा कमाया, नाम भी कमाया, तो जब पैसा ज़्यादा मिला तो चिकने चुपड़े हो गए, खाने लग गए, कुछ घी ज़्यादा खा लिया तो हार्ट अटैक हो गया, फिर उसको छोड़ना पड़ा। तो ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन राजनीति में एक आदमी हुआ है जिससे मेरे संबंध थे बातचीत के, काशीराम जी, बहुजन समाज के नेता। एक बार उनसे मैं मिला। शगल करने की मेरी आदत थी, प्यार करने में शगल करता हूँ। तो मैंने एक भाषण लिख के ले गया उनके लिए कि इसको आप बोलिएगा, आप देश में तूफान मचा देंगे, जितना आप बोलते हैं उससे ज़्यादा। उसको भाषण को उन्होंने पढ़ा, बोले आप तो बहुत अच्छा भाषण लिख के लाए हैं, लेकिन इतना कड़ा मैं नहीं बोल पाता हूँ। मैं कहा कड़ा तो आपको बोलना चाहिए, आप बड़े नेता कैसे बनोगे? तो बोले इतना कड़ा, ये कहाँ से लिखते हैं आप इतना कड़ा? मैं साहब मैं नहीं लिखता, मैं तो नकल मारता हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा विवेकानंद के भाषण की नकल है, उसको टाइप कर लाया हूँ। बोले स्वामी विवेकानंद मुझसे भी कड़ा बोलते थे। मैंने कहा यही तो है कि उनको बिना पढ़े लोग आप दूसरी बातों में उलझ जाते हो। जिंदगी 3 आयाम की होती है काशीराम जी, 2 आयाम की नहीं होती। वो आदमी जितना ऊपर था 5 फुट 10.5 इंच, उससे ज़्यादा तो नीचे था। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद का इस तरह का अटपटा परिचय देने में आपके बीच में लाया गया हूँ। तो मैं क्या लाया गया हूँ, आप भी तो मुझको सुनने लाए गए हैं। वो अपने को बख्शते नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि संसार में हिंदू धर्म से ज़्यादा व्यापक कोई धर्म नहीं है, एक संसार में हिंदू धर्म से ज़्यादा अत्याचारी भी कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमको उस अत्याचार के हिस्से से बचना चाहिए। और विवेकानंद हिंदुस्तान में पैदा हुए इसलिए हिंदुस्तान को प्रेम नहीं करते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामकृष्ण मिशन के कई साधुओं ने कहा है। वो हिंदुस्तान को इसलिए प्रेम करते थे कि हिंदुस्तान ने आदर्श जितने पैदा किए और उनके लिए मरा है, जिया है, उतना संसार में किसी देश ने नहीं किया। अगर वो सूरीनाम में पैदा होते, वियतनाम में पैदा होते, तब भी यही कहते कि संसार का सबसे अच्छा कोई देश आदर्शों के लिए है तो वो हिंदुस्तान है, वो भारत है, हमको उससे सीखना चाहिए। आपने पूर्वजों को न भूलिए, जो बहुत पहले वाले हमारे पूर्वज हैं उनको आप मत भूलिए, उनसे सीखिए। हिंदुस्तानी ज्ञान से दूर मत हटिए। बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सोचने में अपना देश महान है। ये छोटी छोटी नौकरी में यंकी बन के और ऐसा सब अमेरिका इंग्लैंड जा कर के और अपने देश को भूल के यू इंडियंस ये मत करिए, इससे देश नहीं चलता, इससे समाज नहीं चलता। संस्कृति एक नदी है, गंगा नदी की तरह। विवेकानंद उसके अंदर बहते हुए हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक गए हैं। वो यात्रा तो करिए उनके साथ, ज्ञान की यात्रा करिए। मैं आपको ये इसलिए कहने आया हूँ कि ये जो बैठे हैं ना, मुझसे ज़्यादा समझदार लोग, इनके बिठाए जाने से मैं डरा हुआ हूँ। तो इनकी तरफ पीठ करके आपसे मुखातिब होकर मैं बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे आप समझेंगे, सुनेंगे, कुछ नहीं, लेकिन मेरे कहने के बाद आप विवेकानंद का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसका मुझको भरोसा है। आज युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस। आज कुमार गंधर्व जी का भी जन्म दिवस है। उनका भी ग्वालियर से बड़ा वास्ता था। वो भी विद्रोही संगीतकार थे। जब उन्होंने सब जगह से संगीत सीखा समेत ग्वालियर के, तो फिर तय किया कि मैं किसी घराने में नहीं हूं। ये जो किसी घराने में नहीं होना है, कि मैं किसी घराने में नहीं हूं, किसी मर्यादा में, मर्यादा तो शब्द ठीक नहीं है, किसी बंधन में नहीं हूं, मैं अपने तरह का अलग गाऊंगा। ये अगर ग्वालियर वाले सीख ले या हम लोग सीख ले कि बंधन में नहीं, जो सोचा है पहले तो उसको ठीक से सोचो, यानी पढ़ो। और जयंत जी ने भी बताया कि स्वामी जी विवेकानंद जी ग्वालियर में आए और मृदंग बजाया। तो एक तो ये दिमाग से निकाल दो कनक जी के भाषण के बाद
कि बड़ा आदमी होने के लिए वो सब जरूरी नहीं है जो आप आज कर रहे हो, वो सब भी ज्यादा और कहीं महत्वपूर्ण है जो आप नहीं कर रहे हो और करना चाहिए। इसमें अगर विवेकानंद जी को दोबारा कोट करें तो फुटबॉल है या खेल है या मृदंग है, ढोलक है या तबला है या विद्रोह है, बंधन में न बंधने वाली बात है। मैं विवेकानंद जी की 2-3 कोटेशंस आपको सुनाता हूं एक एक करके। अभी ये जो बाहर जब आप जाएंगे तो कनक जी का लिखा हुआ एक लेख या भाषण, मैंने कहा था भाषण आप लिख भी दो, तो और हमेशा मैंने फिर ये भी कहा कि जो लिखा है वो मत बोलना, लिखा हुआ छप जाएगा, आप उसके अलावा बोलना। तो वो कुलपति जी ने कहा है कि वो हम फ्री में बांट रहे हैं, तो आप लेते हुए जाना उस किताब को। एक और किताब हमने 2 साल पहले छापी थी विवेकानंद जी पर, कनक जी की लिखी हुई, वो आप खरीदेंगे, कीमत ज़्यादा नहीं है, कम है। सिनेमा की जो टिकट होती है आपकी, उसका 20% भी नहीं है, लेकिन जो उस किताब में मिलेगा वो आपको 5 साल पढ़ने के बाद और 50 साल मोबाइल में व्हाट्सएप पढ़ने के बाद नहीं सीख पाओगे जो उस किताब में। विवेकानंद जी ने एक बार ये कहा, अच्छा जितनी बातें यहाँ हो रही हैं ये सब ऑथेंटिक हैं, ये हम लोग मन से गप नहीं बना रहे हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि आगामी 50 वर्ष के लिए ये जननी जन्मभूमि भारत माता ही मानो आराध्य देवी बन जाए, 50 साल के लिए। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने से कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है, सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं, सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ें, और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही न करें। जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे तभी हम दूसरे देव देवताओं देव देवियों की पूजा करने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और बात, जिसको कई लोगों ने बाद में कहा कि मुझे 1 लाख युवा युवती चाहिए देश का निर्माण करने के लिए, जो पूर्णकालिक पूरे समय गांव-गांव में जाके शिक्षा फैलाए। करीब करीब हो गई होगी 125 साल पहले की बात। विवेकानंद जी तो 39 साल में ही मर गए ना, नहीं जी पाए ज्यादा, 40 साल पूरे नहीं कर पाए। इनके लिए ही मैं एक शेर सुनाता हूं जो आलोक को एक बार सुनाया, कहां चले गए। बूढ़ी चीलें उम्र भर अटखेलियां करती रही, हमारा मीरे कारवां तो अक्सर जमा मारा गया। ये हमारा जो कारवां चला हिंदुस्तान का, भारत का, उसका एक वीर था विवेकानंद। लेकिन विवेकानंद को हमें सच्चा सच्चा पढ़ना है, और सच्चा पढ़ने के लिए वो नहीं जो व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप ने 3-4 लोगों पे बड़ा अत्याचार किया है। एक तो किया है चाणक्य पर। हमें यह भी नहीं मालूम खोज करने के बाद कि चाणक्य सचमुच हुए थे या ये फर्जी नाम था, या किसी और ने वो नाम रख लिया, ये नहीं मालूम है किसी को अभी तक। इस पर कोई खोज नहीं हुई। चाणक्य के नाम से कुछ भी व्हाट्सएप पे आता है और हम मान लेते हैं कि हाँ कहा ही होगा। एक और बेचारी संस्था है नासा, दुनिया भर का झूठ। नासा की ताजा खोज में यह साबित हुआ है, ना नासा वाले जानते हैं ना कभी वहां हुआ है। 1 लाख युवा युवती चाहिए
ऐसी कई हैं। तो ये उससे नहीं, आपको ये जब आप पढ़े लिखे हो और ये क्लेम कर दावा कर रहे हो कि मैं विद्यार्थी हूं, तो ऑथेंटिक सच्ची बात और फर्जी बात को अलग अलग करने का विवेक आप में बुनियादी रूप से होना चाहिए। उसी विवेकानंद ने यह कहा था कि हम केवल वैश्विक सहिष्णुता में भरोसा नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य का प्रतीक मानकर, ध्यान से सुनिएगा, सभी धर्मों को सत्य का प्रतीक मानकर स्वीकार करते हैं। अब मेरी यात्रा, जो जयंत कह रहे थे ना, उद्दंड विद्यार्थी, उस उद्दंड विद्यार्थी से होती हुई, कई जगह से गुजरती हुई, सरकारों में फंसती हुई, वहां से छूटती हुई, और फिर शंकराचार्यों और महामंडलेश्वरों और बाबाओं बापुओं के पेट में घुस गई। और पेट में से घुस के जब निकली तो मैंने पाया कि मैं नास्तिक हूं, मैं अब धर्म में विश्वास नहीं करता। अब जब धर्म में विश्वास नहीं करता तो ऐसे आदमी की बात सुनने की क्या जरूरत है? इसलिए कि जो विवेकानंद जी ने कहा था वही मैं आज उसको दूसरे शब्दों में कह रहा हूं कि धर्म का जो तत्व है, असल चीज है, वो आपको संगठित धर्म नहीं दे सकता है। असल तत्व जो है वो उन बातों में है जो गांधी ने, विवेकानंद ने, तिलक ने भी, और ऐसे विद्रोहियों ने कही जैसे डॉक्टर लोहिया। मुझे कई बार लगता है कि विवेकानंद जब पढ़ते हैं, पहली बात तो मैंने पढ़ा नहीं, जब तक कनक जी से बात नहीं हुई मैंने पढ़ा ही नहीं विवेकानंद, क्योंकि मुझे बाबा बाबी है ना, ये मुझे नहीं अच्छे लगते। ये जिस तरह का ये ढोंग बनाए रहते हैं, कितने कम लोग हैं जो सही बात करते हैं, सही सन्यासी हैं। विवेकानंद जी सही सन्यासी थे, बड़े ब्रह्मचारी थे। उन्हें इस पर फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पास कितनी अंग्रेज अमेरिकन सुंदरियां बैठी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ठीक बताया, मांसाहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके व्यक्तित्व का जो मूल तत्व था वो सन्यासी था। हमारे पास आजकल ऐसे भी सन्यासी हैं जिसकी पिछले साल की बैलेंस शीट 22,000 करोड़ की है, और उनके एक बड़े ट्रस्टी से मेरी अभी कुछ दिनों पहले बात हुई। मैंने कहा अब क्या हाल है आपकी कंपनी का? कह रहा इस साल 40,000 करोड़ का टर्नओवर होगा हमारा। उसके कौन अध्यक्ष हैं? सन्यासी हैं, भगवा पहने रहते हैं और बड़ा व्यापार करते हैं, और सारा दिन अगर उनकी चर्या देखिए तो नेताओं और धनाढ्यों के साथ बैठे रहते हैं। वैसे सन्यासी नहीं थे विवेकानंद, सन्यासी असली थे, और इसलिए साफ बोल सकते थे, स्पष्ट बोल सकते थे। बुरा लगे घर बैठो, हम वही बोलेंगे जो हम सोचते हैं और सही बात बोलेंगे। 30 अक्टूबर को 1989 को जिस मिस मैरी हल का जिक्र किया, उनको एक पत्र में लिख के कहते हैं, विवेकानंद जी, यदि भारतीयों की सारी वस्तुएं उनसे छीन ली जाएं, यह आज की स्थिति है, इसमें और बीच में छोड़ देते हैं, शिक्षा को भी अब अधिक फैलने नहीं दिया जाएगा। ये 1899 की घटना है, 1899। शिक्षा को भी अब अधिक फैलने नहीं दिया जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का गला पहले ही घोंट दिया गया है। निरस्त्र तो हम पहले से ही कर दिए गए हैं, और स्वशासन का जो थोड़ा बहुत अवसर हमको पहले दिया गया था, शीघ्रता से छीना जा रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। निर्दोष आलोचना में लिखे गए कुछ शब्दों के लिए लोगों को काला पानी की सजा दी जा रही है। अन्य लोग बिना कोई मुकदमा चलाए जेलों में ठूसे जा रहे हैं, और किसी को कुछ पता नहीं कि कब उनका सर धड़ से अलग हो जाएगा।
कुछ वर्षों से भारत में आतंकपूर्ण शासन का दौर है। अंग्रेज सिपाही हमारे देशवासियों का खून कर रहे हैं, हमारी बहनों को अपमानित कर रहे हैं, हमारे खर्च से ही यात्रा का किराया और पेंशन देकर स्वदेश भेजे जाने के लिए हम लोग घोर अंधकार में हैं। मान लो तुम इस पत्र को केवल प्रकाशित भर कर दो तो उस कानून का सहारा लेकर जो अभी अभी भारत में पारित हुआ है, अंग्रेजी सरकार मुझे यहाँ से भारत घसीट ले जाएगी और बिना किसी कानूनी कार्यवाही के मुझे मार डालेगी। और भी लंबा पत्र है। ये किस समय की चर्चा हो रही है? आज अगर विवेकानंद होते तो इस पत्र के किन किन वाक्यों को हटाते? विवेकानंद और गांधी वो नहीं हैं जो आप और हम मान के चल रहे हैं। गांधी जैसा क्रांतिकारी और विवेकानंद, इन पर गौर करिए, इनके बारे में सोचिए और इनकी ऑथेंटिक पुस्तकों को पढ़ करके अपना रास्ता निकालिए। भारत में जो धर्म रहा है हमेशा से कुछ उच्च जातियों के कंट्रोल, नियंत्रण में है। जैसे वो नियम बनाते हैं वैसे नियम हमको मानने पड़ते हैं। विवेकानंद जी का एक और कोटेशन सुनिए। सरोदे जी, अगर ये गलत होगा तो आप जरूर हमें बताइए कि गलत है। ये नहीं कहा उन्होंने। भारत के उच्च वर्गों, क्या तुम अपने को जीवित समझते हो? तुम तो केवल 10,000 वर्ष पुरानी ममियां हो। ममीज, नॉट मम्मी, ममीज। तुम तो केवल 10,000 वर्ष पुरानी ममियां हो। भारत में किसी में जरा भी प्राण शक्ति शेष रह गई है तो वह उन लोगों में है जिन्हें तुम्हारे पूर्वज चलती फिरती लाश समझकर घृणा करते थे। भारत के उच्च वर्गों, माया के इस जगत में असली माया तुम हो। तुम ही गूढ़ पहेली और मरुस्थल की मृगमरीचिका हो। तुम भूतकाल के प्रतिनिधि हो। तुम अतीत के विभिन्न रूपों के अव्यवस्थित जमघट हो। लोगों को तुम में वर्तमान में भी दृष्टिगोचर प्रतीत होते हो। तुम शून्य हो। तुम भविष्य की सारहीन नगण्य वस्तु हो। स्वप्न लोक के निवासियों, तुम अब भी क्यों लड़खड़ाते हुए घूम रहे हो? उस नए भारत को उठने दो। हल्की मूठ पकड़े हुए किसान की कुटिया में से, मछुआरों, मोचियों और भंगियों की झोपड़ियों में से आने दो, उठने दो। उठने दो उसे परचूनी वाले की दुकान से और पकौड़ी बेचने वाले की भट्टी से। उठने दो उसे कारखानों से, हाटों से और बाजारों से। उसे कुंजों, वनों, पहाड़ियों और पर्वतों से उठने दो। इन साधारण जनों ने हजारों वर्ष तक उत्पीड़न सहन किया है और बिना शिकायत किए बड़बड़ाए सहन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें आश्चर्यजनक सहन शक्ति उत्पन्न हो गई है। वे अनंत दुखों को सहते आए हैं, जिसने उन्हें अविचल शक्ति प्रदान की है। मुट्ठी भर अन्न पर जीवित रहकर वे संसार को झकझोर सकते हैं। उन्हें रोटी का आधा टुकड़ा ही दे दो और फिर तुम देखोगे कि सारा विश्व भी उनकी शक्ति को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उनमें रक्त बीज की अक्षय शक्ति विद्यमान है। इसके अतिरिक्त उनमें आश्चर्यजनक शक्ति है जो शुद्ध तथा नैतिक जीवन से उपलब्ध होती है और जो संसार में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसी शांतिपूर्णता, ऐसा संतोष, ऐसा प्रेम तथा निरंतर कार्य करने की, रहने की ऐसी शक्ति, काम के समय ऐसे सिंह तुल्य पौरुष का प्रदर्शन
यह सब तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेगा। विवेकानंद जी फिर ललकारते हैं, अतीत के अस्थि पिंजरों, यहां तुम्हारे शख्स तुम्हारे उत्तराधिकारी खड़े हैं, जो भविष्य का भारत है। अपनी तिजोरियों को और अपनी उन रत्न जटित मुदरियों को अंगूठियों को उनके बीच जितनी शीघ्र हो सके फेंक दो और तुम हवा में विलीन हो जाओ, जिससे तुम्हें भविष्य में कोई देख न सके। तुम केवल अपने कान खुले रखो। जिस क्षण तुम तिरोहित हो जाओगे, उसी क्षण तुम नवजागृत भारत का उद्घाटन घोष सुनोगे। इससे बड़ा क्रांतिकारी संदेश, अद्भुत संदेश भारत के उस उच्च वर्ग को कौन सुना सकता था, जो काफी हद तक बाद में गांधी जी ने सुनाया। एक केरल में एक राज्य हुआ करता था त्रवणकोर है, हिंदी में उसके त्रिवांकुर कहते हैं। त्रवणकोर में सबसे अधिक ईसाई बने एक समय में, हिंदू से ईसाई में कन्वर्ट हो गए, वहीं फिर मुसलमान भी कन्वर्ट हो गए हिंदू से। विवेकानंद जी ने कहा यह क्यों हुआ? क्योंकि उच्च वर्गों की, पुरोहितों की और उच्च वर्गों का सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय उसी स्थान पर होता था। हमने जाना है कि उन्हीं मंदिरों में सबसे पहले देवदासियां बनती थी भारत की औरतें, जो पुजारियों की हवस को पूरा करती थी ईश्वर के नाम पर। हमने जाना है कि केरल के उसी इलाके में नग्न हो अपने वक्षस्थल को नंगा करके औरतें आती थी, आना पड़ता था, और अगर नहीं आने के लिए कोई औरत इनकार करती थी तो ये कहानी नहीं है, सच्चाई है कि उसके वक्षस्थलों को तब के पुरोहित और राजा और जमींदार काट देते थे। आज भी मूर्तियां लगी हैं केरल में जिसमें कटा हुआ वक्षस्थल है और औरतें खड़ी हुई हैं। जहां जहां ऐसा अत्याचार हुआ, वहां वहां हिंदू धर्म छोड़ करके लोग ईसाई और मुसलमान बने, सिर्फ तलवार के दम पे नहीं। और ये मेरा कहना नहीं है, ये विवेकानंद जी का कहना है कि ये बकवास है कि सिर्फ तलवार के दम पर धर्मांतरण हुआ। उसका कारण मुख्य रूप से यह था कि सनातन धर्म में जो मेहनत कश है, काम करने वाला इंसान है, जो प्रोडक्शन कर रहा है हर क्षेत्र में, उसको आपने अछूत मान लिया कि यह अछूत है, इसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। नया भारत तभी बनेगा जब ये अछूत भारत की मुख्य धारा में आएंगे और सब लोग फिर उठेंगे एक साथ। ये जो भारत है, भारत भूमि, ये इसको जैसे समुद्र के बारे में कहा जाता है रत्न गर्भा, ये अप्रतिम प्रतिभाओं की कोख है भारत। इसमें एक नहीं, सैकड़ों विवेकानंद, हजारों के विवेकानंद हुए हैं, लेकिन हम पढ़ना नहीं जानते। हम कोशिश नहीं करेंगे उनको जानने की कि कौन है। हम व्हाट्सएप से ये जानेंगे कि गांधी जी ने नहीं दिलवाई आजादी, या गांधी जी ने लड़ाई नहीं लड़ी, वो किसी और ने लड़ी, और हम मान लेंगे। व्हाट्सएप हमें सिखा देगा और हम मान लेंगे, क्योंकि हम मूल किताबें, मूल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने से मना कर रहे हैं। समय नहीं है, समय नहीं है तो नहीं है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कनक जी का, और आज के दिन से ये जो व्याख्यान माला शुरू हुई है, ये सही है कि ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये हमारे प्रो चांसलर के आग्रह पर शुरू हुई है, जो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं। दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे, नहीं आ पाए, शायद वो आज रात या कल सुबह तक यहाँ पहुँच पाएंगे। ये पहला व्याख्यान है। मेरे सामने हमेशा संकट ये रहता है कनक जी,
अगर किसी चीज़ में हम लोग शामिल हुए या शुरू किए तो उसको अंत तक कैसे चलाएंगे। मुझे उन व्याख्यान देने वालों की लिस्ट भी चाहिए जो व्याख्यान 2, 3, 4, 5, 10 करें। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आप पहले व्याख्यान में आए, तो उसका एक स्तर बना, क्योंकि आपने विवेकानंद पर बहुत पढ़ा और खोजा है। वो भी खोजा है जो मिशन ने नहीं खोज पाया, रामकृष्ण मिशन नहीं खोज पाया। वो भी सीखा है और पढ़ा है जो बाकी किताबों में नहीं लिखा गया है। तो ऐसे विद्वान, इसीलिए मैंने कहा कि जब इतना बढ़िया ख्याल गायन हो तो बेसुरी सारंगी कौन सुनेगा। लेकिन ये बेचारे बच्चे, जो बेचारे इसलिए मैं कह देता हूँ, मुझे इन पर प्यार भी बहुत आता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। आप लोगों से मेरा एक ही कहना है, एक तो ये मत मानो कि जो किसी से आप डरो नहीं। पहली बात तो ये है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आप किसी से डरो नहीं, किसी विचार से मत डरो, किसी संगठन से मत डरो, किसी बड़ी ताकत से मत डरो, गुरु से भी मत डरो, मुझसे भी मत डरो। अभी मैंने डराने की कोशिश की, तुम थोड़े थोड़े डर गए। इसका मतलब ये नहीं हल्ला करोगे, मैं 9 बजे की धमकी फिर दे दूंगा। सारी चीज को जानो, पढ़ो, जानो, उसकी तह में जाओ, उसकी तह की परतों में जाओ, परतों में से परतें खोलो और रिसर्च करो, नई रिसर्च करो और साबित करो कि जो ये बताया गया है वो गलत है, जो मैं खोज रहा हूं, खोज के लाया हूं, वो सही है। भारत इस रिसर्च से आगे बढ़ेगा। भारत भूमि अगर कभी, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूं विश्व गुरु के। ये विश्व गुरु क्या होता है? विश्व में तो भारत विश्व का एक हिस्सा नहीं है, भारत विश्व में है। भारत विश्व का हिस्सा मतलब विश्व के भीतर है। थोड़े दिनों बाद 50 साल, सिर्फ 50 साल के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे धर्मों की, जातियों की, भाषाओं की, अंचलों की, क्षेत्रों की सीमा रेखाएं धीरे धीरे ओझल हो जाएंगी। 1 सदी लगेगी टेक्नोलॉजी, आज मैं कह रहा था जैन से, 1 सदी के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी। दूसरा, शहरीकरण, लोग गांव से आकर के सब शहरों में बस रहे हैं। भारत सरकार की एक रिपोर्ट है कि 1950 तक 70% आबादी शहरों में आ जाएगी, शहरों में आ जाएगी। उसमें तमाम खराबियां होंगी। एक अच्छाई ये होगी कि जाति टूट जाएगी या टूटने की तरफ बढ़ जाएगी। पता ही नहीं चलेगा माँ बाप को कि हमारे लड़के ने और हमारी लड़की ने किससे कहाँ शादी कर ली और वो किस जाति का, आप कोई नहीं पूछता। पढ़े लिखे बच्चे तो पूछते ही नहीं, अच्छी बात है। जाति टूट जाएगी, जाति टूटेगी, देश मजबूत होगा। जाति के मजबूत होने से देश खराब होगा, जाति टूटते ही देश मजबूत हो जाएगा। क्योंकि हमारी गुलामी का एक कारण यह है, सुन लो, ये जो हर बार कोई बाहर से आया, मध्य एशिया से आया और आके जीत गया, क्या कारण था? ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जीत गई, क्या कारण था? इस पर बड़ा रिसर्च किया। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि एक कारण यह था कि बहुसंख्या आबादी 80% वो मानती ही नहीं है, कि वो कहती थी कौन नृप होए हमें कहानी, हमें क्या मतलब है, जो भी आएगा हमें तो ऐसे ही रहना है। क्योंकि वो मेहनत कश अछूत लोग थे। जाति टूटेगी तो देश के प्रति भाव बढ़ेगा। और तीसरा क्या था, मैं तो भूल भी जाता हूं। 2-3 कारणों से ये दुनिया और हिंदुस्तान एक होने वाला है, अब नहीं बहुत रहेगा। हमारे वैसे भी देखो ना, 3 करोड़ लोग बाहर हैं, भारत के प्रवासी 3 करोड़। वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो आज बहस नहीं करता हूं मैं उस पर। 3 करोड़ बाहर हैं। इस साल दुबई में सबसे रिकॉर्ड निवेश रियल एस्टेट में हिंदुस्तानियों ने किया है। हर दिन 500 भारतीय बाहर जा रहे हैं, हर दिन। अगर ये सब यहां रुक जाएं, बाहर वाले भी यहां आ जाएं अपनी दौलत लेके, तो आज भी हम एक मजबूत और संपन्न शक्तिशाली देश बन सकते हैं। लेकिन
ये होना अब नहीं है। होना ये है कि सीमाएं टूट जाएंगी, सब धीमे धूमिल हो जाएगा, और ऐसी दुनिया में कोई एक विश्वगुरु होगा असंभव है। विश्वगुरु तो इसलिए भी नहीं होगा, हम 70 साल से तो 75 साल से आज़ाद हैं। अभी ठीक कह रहे थे, हमारा IISc बेंगलोर अब तक 200 यूनिवर्सिटीज़ में आता था, टॉप 200 में आता था। कभी कभी IIT टॉप 400 में आती थी, IITs, IIMs। पिछले 1-2 सालों से हमारा नाम गायब है। कोई भी देश बगैर शिक्षा, और शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं, शोध परक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो भविष्य के लिए कुछ योगदान करे, उसके बगैर कोई देश बड़ा देश नहीं बन सकता। विश्वगुरु छोड़िए, विश्व के बराबर भी नहीं आ सकता कहीं किसी। इसीलिए हम हर मानक में पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। आप दुनिया के कितने भी जो सर्वेज हैं, इंडेक्सेस हैं, उनको देखिए, हम क्यों पिछड़ रहे हैं? हमारी शिक्षा क्वालिटी की नहीं है। हमारी शिक्षा डिग्री दे रही है, उसमें वो चीज़ नहीं है सीखने की। एक यूनिवर्सिटी में 70 नोबेल लॉरिएट हैं बाहर। एक यूनिवर्सिटी में 70 नोबेल लॉरिएट। हमारे यहाँ नोबेल लॉरिएट बने नहीं रहे हैं, इसलिए कि आप समझते हो कि जिन नामों को जयंत तोमर ने कनक जी के परिचय में पढ़ा, उनमें से आप सोचोगे क्या सीखना है क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध कौन थे? अगर ये हिंदुस्तान कमजोर देश नहीं होता तो गजानन माधव मुक्तिबोध भारत का नोबेल, भारत से साहित्य का नोबेल प्राइज बहुत पहले ले गए होते। कमजोर देश के थे, इसलिए नोबेल प्राइज वालों ने सोचा नहीं उनके लिए। और इसलिए भी कि जितने यहां बैठे हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। रिसर्च, जिज्ञासा, जांच, जिरह, जो आप बार बार कह रहे हैं, जांच, जिरह, जिज्ञासा, इन 3 के ऊपर आधारित जब शिक्षा बनेगी तब ये भारत देश इस माथा ऊंचा होगा। और हम भारत देश के नागरिक, उसकी संतान, तभी अपने को गर्वोन्मत्त होकर के कह पाएंगे कि आज हम दूसरों के बराबर हैं। हम हैं नहीं। टीवी पर खूब प्रचार करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव जीतते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है भारत की, वो कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। इसको हम लोग जांच, जिरह और जिज्ञासा के पैमाने पर कस लें। गलत हो तो गलत है, हो सकता आप कह सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। इसलिए इतनी बड़ी चुनौती है, 140 करोड़ का देश। मैं आपको एक आखिरी बात कहते हुए ख़त्म करता हूँ। एक राघव पहल हैं, इकोनॉमिस्ट, पत्रकार। उनकी एक किताब आज से 25 साल पहले भारत और चीन की अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक मैंने पढ़ी, और मैं इतना आशान्वित हुआ कि वाह, सच बात थी। उसने कहा कि पूरी दुनिया मान रही है कि चीन के मुकाबले में अगर कोई देश आ सकता है सामने, तो हिंदुस्तान आ सकता है। और तमाम तथ्य और डाटा उसमें भरे पड़े थे, और रिसर्च भी थी। और दुनिया मान रही थी आज से 30 साल पहले कि चीन के मुकाबले अगर कोई आ रहा है, उभर रहा है, तो भारत है। 4 बार चीन गया मैं देखने इसी के लिए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज मैं निराश हूं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। मुझे इससे अब कोई मतलब नहीं है कि कौन सत्ता में है, कौन नहीं है। राष्ट्र की बात यह है कि आज मेरा जैसा व्यक्ति जो बहुत उम्मीद से देख रहा था कि अब दुनिया में चीन के मुकाबले हम आएंगे, यानी पूरा एशिया खड़ा हो जाएगा और पश्चिम की जो सुप्रीमेसी है उसको हम खत्म कर देंगे, ये अब मुझे आज उसमें हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं दिखता है। हिंदुस्तान और चीन के बीच का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप है वो एकदम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। छोड़िए कि हम उसके बराबर जाएंगे, हमारा गैप बढ़ता जा रहा है। चुनौती बहुत है गुरुजी, उस्ताद लोगों,
चुनौतियां बहुत हैं, काम बहुत है, नौकरी मिलना आसान आपको हो जाएगी। आप कोई व्यवसाय करोगे उसमें आप सफल भी हो सकते हो, पैसा कमा लोगे, लेकिन ये जो मिट्टी है ना, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ का पानी हमने पिया है, जहाँ की हवा से हम जिंदा हैं, इसके लिए हमारी एक जिम्मेदारी है। ये भारत माँ जिसको हम कहते हैं, ये भारत माँ कौन है? ये जो सामने बैठी है ना सब लोग और इधर, ये सब मिलके भारत माँ बनते हैं। भारत माँ कोई चित्र नहीं है, कोई मुकुट धारणी नहीं है। भारत माँ भारत देश की वो जनता है जो भारत का ललाट उन्नत कर सके। धन्यवाद।